हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी डेली यूपीएससी प्रीलिम्स मॉडल एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एनालिसिस की सीरीज़, जिसमें आज ये लेक्चर नंबर 33 होने वाला है। और एज यूजुअल हम टोटल 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट डोमिनेंट इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी के प्राइमरी सेक्टर में इसमें से कौन सी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होती है या सबसे ज़्यादा पाई जाती है? ऑप्शंस आर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट या बोथ 1 and 2। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज बोथ 1 and 2, सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो दोनों टाइप्स होती हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, ये सबसे ज़्यादा कैरेक्टराइज होती हैं प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये एक सिचुएशन होती है जिसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी पर्टिकुलर काम में। और कितने ज़्यादा लोग होते हैं, मतलब सपोज कोई काम है उसको सिर्फ 5 लोग कर सकते हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये है कि लोगों के पास कुछ नहीं है करने को, तो फिर इसमें लग गए वो, और यहाँ 5 की जगह पे 10 लोग काम कर रहे हैं। तो अब ये जो रेस्ट 5 लोग हैं, अगर वो चले भी जाएंगे तो भी ये काम जो है अफेक्टेड नहीं होगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे मोर पीपल आर डूइंग वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं जहां पे सरप्लस मैन पावर होती है और जहां पे कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जिनकी बेसिकली जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है। फाइन। उसी तरह से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो ये कब होता है, कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में होता है। और कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज और ऑक्यूपेशंस होते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉलीडे रिजॉर्ट्स, आइस फैक्ट्रीज वगैरह, जहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज सिर्फ कुछ ही सीजन्स में होती हैं एक्चुअली। इसी को हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफर करते हैं सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए पूरे साल में, और उसके बाद लोग खाली होते हैं बाकी के टाइम में। ठीक है, तो पीपल जो कि एंगेज होते हैं ऐसी एक्टिविटीज में, वो ऑफ सीजन में यूजुअली अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो यही रीजन है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है इंडियन इकोनॉमी के प्राइमरी सेक्टर में। आंसर इज डी ऑप्शन, बोथ 1 and 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड 3 बातें लिखी हुई हैं, आपको बतानी है कौन कौन सी बातें सही हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। The direction of the magnetic field is taken to be the direction in which a north pole of the compass needle moves inside it. The relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines. देखिए, मैग्नेटिक फील्ड हम किसको कहते हैं? ये एक क्वांटिटी है बेसिकली जिसमें कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है, ये दोनों मैंडेटरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है इसके मैग्नीट्यूड होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, इसको किस तरह से आप लेंगे, जो कंपास की नॉर्थ पोल साइड है, जो कंपास नीडल की नॉर्थ पोल वाली डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं कि यही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट, ये बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, ये शो होती है बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस, की जो फील्ड लाइंस हैं वो कितनी ज्यादा आपस में क्लोज हैं। ठीक है, जितना ज्यादा फील्ड लाइंस क्राउडेड दिखाई देंगी उतना ज्यादा फील्ड जो है मैग्नेटिक वाला वो मजबूत होता है। मतलब जो फोर्स एक्ट कर रहा है ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट प्लेस्ड, वो ज्यादा है जहां पे जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, बेसिकली जो फील्ड लाइंस हैं, वो ज्यादा क्राउडेड है। फाइन, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट वाला क्यों गलत हुआ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, तो ये स्टेटमेंट इसी वजह से गलत है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज ओनली 2 and 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन कौन से हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं, आपको ये बताना है। रेयॉन यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, नाइलॉन यूज्ड फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स, पॉलिएस्टर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स। ठीक है, रेयॉन के क्या क्या पर्पजेज होते हैं इसको देख लेते हैं एक बार। रेयॉन यूज किया जाता है सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फैब्रिक्स बनाने के लिए। ठीक है, सेकेंड इसका पर्पज होता है कारपेट्स को मैन्युफैक्चर करने में रेयॉन का यूज होता है। थर्ड है जो टायर कॉर्ड्स होते हैं उनको बनाने में भी रेयॉन का यूज करते हैं। और फोर्थ है बैंडेज और सर्जिकल ड्रेसिंग वगैरह को बनाने में रेयॉन का यूज होता है। ये सारे इसके एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि रेयॉन को हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सेकेंड है नाइलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स। अब नाइलॉन का यूज कहाँ कहाँ होता है इसको भी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले इसको यूज करते हैं टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स और रोप्स में। फिर इसके अलावा इसको हम फिशिंग नेट्स में यूज करते हैं और पैराशूट्स में यूज करते हैं।
फिर इसके अलावा इसको हम यूज़ करके शीट्स को फैब्रिकेट करते हैं। जो आप ब्रशेस में ब्रिसल्स को देखते हैं, जो ऊपर वाला सेक्शन रहता है, उसको भी इसी से बनाया जाता है। साथ ही साड़ी, सॉक्स वगैरह भी इससे बनते हैं। फिर इसके अलावा जो इलास्टिक होजरी होती हैं उनको भी हम बनाते हैं नायलॉन से। और फिफ्थ है जो मशीन के कुछ पार्ट्स होते हैं वो भी नायलॉन से बनते हैं। ये कुछ इसके एप्लीकेशंस हो गए। यहाँ पे फिशिंग नेट दिया हुआ है जो बिल्कुल सही है, तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लास्ट है पॉलिएस्टर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर कॉर्ड्स। देखिए टायर कॉर्ड्स को बनाने के लिए हम ऑल्दो रेयॉन और नायलॉन का यूज करते हैं, लेकिन पॉलिएस्टर का यूज नहीं करते। पॉलिएस्टर कहाँ कहाँ पे काम आता है? सबसे पहले हम इसका यूज करके साड़ीज बनाते हैं, ड्रेस मटेरियल, कर्टन वगैरह इसी के बनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ ऐसे ब्लेंड्स बनाते हैं जो कि अदर फाइबर्स के साथ मिलकर काम कर सकें, जैसे कि ग्राइलिन विथ कॉटन गिव्स टेरिकॉट। वहीं पे ग्राइलिन अगर आप वूल के साथ मिलाएंगे तो बन जाएगा टेरी वूल, ठीक है। इसके अलावा हम इसका यूज करते हैं कन्वेयर बेल्ट्स को बनाने में, फाइन। तो इसका ये सब एप्लीकेशन है, लेकिन इसको टायर कॉर्ड्स में यूज नहीं करते। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, 3 वाला गलत है। आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज ओनली 1 और 2। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2 बातें लिखी हुई हैं कमीशन से रिलेटेड, आपको बताना है कौन कौन सी बातें सही हैं। फर्स्ट है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कमीशन was set up to ensure equitable distribution of reservation benefits among the OBC caste through sub-categorization। सबसे पहले ये जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, इसको आप मंडल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसको कब फॉर्म किया गया था? आंसर है 1 जनवरी 1979 में। और जो चीफ पर्पस था मंडल कमीशन का वो क्या था? ये आइडेंटिफाई करना कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ इंडिया कौन कौन हैं, और रिजर्वेशन को कंसीडर करना एज अ मीन्स टू एड्रेस द कास्ट इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना कि इट वाज सेट अप टू एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स अमंग द ओबीसी कास्ट थ्रू सब कैटेगराइजेशन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। सेकेंड है रोहिणी कमीशन वाज सेट अप टू आइडेंटिफाई द सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ इंडिया एंड टू कंसीडर रिजर्वेशन एज अ मीन्स टू एड्रेस कास्ट इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये जो है रोहिणी कमीशन का यहाँ पर्पस दिया हुआ, ये एक्चुअली मंडल कमीशन का था, ना कि रोहिणी कमीशन का। जस्टिस रोहिणी कमीशन क्यों फॉर्म किया गया था? टू एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स अमंग द ओबीसी कास्ट थ्रू द सब कैटेगराइजेशन। एक्चुअली यहाँ पे रिवर्स कर दिया गया है, जो मंडल कमीशन का फंक्शन था वो यहाँ पे लिखा हुआ है और रोहिणी कमीशन का फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज नाइदर 1 और 2। लास्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग मेजर ऑपरेशंस कैरिड आउट बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इन द रिसेंट डिकेड्स। यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अबव फ्रॉम ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट आपको सेट करना है ये सारे ऑपरेशंस कि पहले कौन से हुए, बाद में कौन से हुए, ठीक है। ऑपरेशन विजय की हम बात करें तो इसको कैरी आउट किया गया था 1999 में ड्यूरिंग द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, जब हो रहा था। किस लिए? टू क्लियर आउट द पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम द कारगिल सेक्टर इन कश्मीर, ठीक है। फिर अगर हम ऑपरेशन कैक्टस की बात करें तो ये एक इंडियन आर्मी इंटरवेंशन था मालदीव्स कंट्री के अंदर। कब ये हुआ था? तो आंसर इज 1988। क्यों कैरी आउट किया गया था? जिससे कि हम कूप को स्टॉप कर सकें, जो कि स्टार्ट हुआ था बाय ग्रुप ऑफ मालदीवियंस एंड श्रीलंकन मर्सेंट्रीज, ठीक है। ऑपरेशन मैत्री की बात करेंगे तो ये एक रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन था इंडियन आर्मी का, जो कि नेपाल में हुआ था और इसको कैरी आउट किया गया था जब 2015 का अर्थक्वेक आया था, उसके बाद नेपाल कंट्री की हेल्प करने के लिए। मेघदूत की बात करेंगे तो ये एक 1984 का इंडियन आर्मी ऑपरेशन है जो कि हुआ था सियाचिन रीजन में, कश्मीर के। और इसके बाद इंडियन आर्मी ने अपना कंट्रोल गेन कर लिया था ओवर द सियाचिन ग्लेशियर बिफोर पाकिस्तान कुड कैरी आउट इट्स ऑपरेशन अबादील, ठीक है। तो ऑपरेशन मेघदूत के जस्ट बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन अबादील को लॉन्च करने का प्रोग्राम सेट किया था। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर में सेट करें ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट तो आंसर हो जाएगा सबसे पहले ऑपरेशन मेघदूत 1984 में, फिर इसके बाद ऑपरेशन कैक्टस 1988 में, फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा ऑपरेशन विजय दैट इज 1999 और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका ऑपरेशन मैत्री, ये हुआ था 2015 में, ठीक है। तो आंसर इज 4213 दैट इज सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ हमने आज के 5 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिए। आई होप कि आप चीज़ें सीख रहे होंगे किस तरह से आपको स्टेटमेंट को एनालाइज करना है और फिर अपने करेक्ट आंसर तक पहुँचना है। तो कल फिर हम मिलेंगे विद द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.